सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9 गणित की चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। तो आज हम इस वीडियो में उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8 को सरल करेंगे। पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको उदाहरण नंबर 6 तक है बता दिए थे। अगर वो वीडियो आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आप चैप्टर नंबर 8 के सभी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 7। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो इसमें हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC में DE और F क्रमश भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु है। यानी मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो इसने ये लिखा है कि हमारे पास में एक ABC त्रिभुज है। इसके अंदर AB जो भुजा है इसका मध्य बिंदु D है, जो E है वो BC भुजा का मध्य बिंदु है और F है वो AC भुजा का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब समझते हैं मिड पॉइंट, यानी कि एकदम बीच, किसी भी भुजा का बीच का बिंदु। चलिए अब इसने ये दिया है कि दर्शाइए कि बिंदुओं D, E और F को मिलाने पर, यानी हम D, E और F इन तीनों को मिला दे तो अंदर क्या बन गया, त्रिभुज और बन गया। मिलाने पर त्रिभुज ABC 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। अगर हमने D, E और F को जैसे ही मिलाया तो ABC जो त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3, 4 त्रिभुज इसके अंदर बन जाते हैं। और इसने ये कहा है सिद्ध कीजिए कि ये चारों जो त्रिभुज बन रहे हैं अंदर, ये सर्वांगसम त्रिभुज है। तो यानी कि हमें इन त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चलिए हम सबसे पहले, हमें क्या दिया गया है, ABC त्रिभुज है, इसके अंदर D, E और F मध्य बिंदु है। तो हम मध्य बिंदु प्रमेय से इसको सरल करेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि D है वो AB का मध्य बिंदु है और F है वो AC का मध्य बिंदु है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं D व F भुजा D है वो AB का मध्य बिंदु, भुजा AB व, और F है वो AC का मध्य बिंदु, भुजा AB व AC के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि जब ये दो मध्य बिंदु दिए गए हैं D और F, E भी मध्य बिंदु है, इसको बाद में काम में लेंगे। हमने लिखा कि D और F है वो भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है। तो D और F को जब मिला दिया जाए, यानी कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी रहेगी? बड़े त्रिभुज की BC। तो ये जो भुजा है वो BC के समांतर होगी और उसकी आधी भी होती है। तो हमें यहाँ पर समांतर काम में लेनी है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये भुजा है DF ये BC के समांतर है। तो मैं लिख देता हूँ, चलिए DF समांतर है BC के। DF किसके समांतर हो गई? BC के। ये कहाँ से लिखा हमें? ये दिया गया हमें प्रमेय नंबर 8.9 में। प्रमेय नंबर 8.9 से हमने ये लिखा है। अब देखिए इसी प्रकार अगर हम D और E की बात करें, D और E है ये भी मध्य बिंदु है। तो अगर D और E को मिलाने वाली जो रेखा है वो AC के समांतर होगी। तो हम लिख सकते हैं कि इसी प्रकार यहां पर DE है वो किसके समांतर होगी? AC के। तो मैं लिख सकता हूं DE समांतर होगी AC के। और EF जो है, EF देखिए DF BC के समांतर है, DE AC के समांतर है, और E और F है ये भी मध्य बिंदु है, E भी मध्य बिंदु है, F भी। इनको मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो किसके समांतर होगी? इसके सामने वाली कौन सी है? AB, इसके। तो मैं लिख सकता हूं EF और AB समांतर है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि EF समांतर है AB के। तो हमने यहां पर इनको सभी को समांतर लिख दिया। अब देखिए हमें अंदर वाले जो 4 त्रिभुज है इनको सर्वांगसम करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। समांतर चतुर्भुज आपको यहाँ पर देखिए BEFD ये आपको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। इसमें मैं लिख सकता हूं कि ये जो भुजा है DF ये समांतर है BE के, इतनी के। क्यों समांतर है? क्योंकि BC जो है, ये BC जो है इसका छोटा भाग है BE। अगर ये DE पूरी BC के समांतर है तो DE BC का छोटा भाग BE के भी समांतर होगी। तो मैं ये लिख सकता हूं। तो हम लिखेंगे अब
हम इसमें चतुर्भुज लेते हैं BEFD। अब चतुर्भुज BEFD में इस चतुर्भुज के अंदर ये जो DF है वो BE के समांतर है, तो मैं इन दोनों को समांतर लिख देता हूँ। DF समांतर है BE। क्यों है? क्योंकि जो DF है वो समांतर किसके है? BC के। तो DF तो अपनी जगह ही है, लेकिन BC का छोटा भाग BE है, तो बड़े भाग की अगर बराबर समांतर होगी तो छोटे भाग की भी होगी। चलिए ये हो गया। उसके बाद में ये जो DB है या BD, ये EF इसके समांतर है, तो EF है वो AB के समांतर थी, तो EF है वो DB के भी समांतर होगी। तो मैं लिख सकता हूँ EF समांतर DB। यहाँ पर हम लिख देंगे EF समांतर DB। क्यों है? क्योंकि जो EF थी वो AB के समांतर है, ये हमने यहाँ पर लिखा था, तो ये होगी EF और समांतर AB। तो मैं लिख सकता हूँ कि EF समांतर AB। तो DB है वो AB का छोटा भाग है, इसलिए इसके भी समांतर होगी। तो मैं इसको समीकरण नंबर 1 और समीकरण अगर नंबर 2 नाम देते हैं, तो आगे हम ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो DF समांतर BE, ये हो गया DF समांतर BE, और दूसरा EF समांतर DB, ये हो गया EF समांतर DB। यानी ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो BEFD इस चतुर्भुज में समूह भुजाएं समांतर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये कौन सा चतुर्भुज बन गया? समांतर चतुर्भुज। समीकरण 1 और 2 से BEFD एक समांतर चतुर्भुज है। ये बन गया हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होती है कि जो सम्मुख भुजाएं होती है वो समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। तो ये दोनों समांतर है तो बराबर भी है, क्योंकि इसको हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि आमने सामने की बराबर भुजाएं हैं। चलिए अब इसी प्रकार हम लिखेंगे कि इसी प्रकार हमने एक चतुर्भुज को यहाँ पर समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है। आपको यहाँ पर कितने चतुर्भुज दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक तो ये है, दूसरा इधर से ले तो ये है, इधर वाला ये भी एक चतुर्भुज है, इसको भी हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, और एक ये है यहाँ से इस तरह से। तो इन सभी को हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो हम ज़्यादा प्रोसेस नहीं करेंगे, हमने एक बार यहाँ पर दिखा दिया। उसके बाद में हम ये लिखेंगे कि इसी प्रकार इधर वाला जो चतुर्भुज है वो भी समांतर चतुर्भुज होगा। अगर हम सिद्ध करेंगे तो वो भी होगा, लेकिन हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। हमने एक को सिद्ध कर दिया, बाकी को हम लिख सकते हैं कि इसी प्रकार यहाँ पर ECFD, इसी प्रकार ECFD, वह इसके अलावा कौन सा रह गया? ये रह गया। तो इसको हम लिखेंगे DEFA। तो ये लिख देंगे DEFA समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। चलिए इतना हो गया। अब हमें सर्वांगसम करना है त्रिभुजों को। तो यहाँ पर मेन बात यही है कि इसके अंदर जो त्रिभुज बन रहे हैं 1 2 3 4, इनको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो पहले हम एक नंबर इसको मान लेते हैं, ये 2 हो गया, इसको 3 नाम दे देते हैं, इसको 4। आपकी मर्जी है, कोई किसी को भी आप कोई भी संख्या दे सकते हैं। तो हमने 1 2 3 4 इनको नंबर दे दिए सभी को। अब हम त्रिभुज 1 और 2 लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज एक नंबर का नाम लिख देते हैं BED या BDE लिख देते हैं BDE। वह इधर वाले त्रिभुज को हम लिख देते हैं F, 2 नंबर को FED में। दोनों त्रिभुज है, इनको हमें सर्वांगसम करना है कि यहाँ पर ये जो है ये इसके बराबर है। क्यों है? क्योंकि हमने अभी इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था। तो समांतर चतुर्भुज की क्या है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो D यहाँ पर लिख देते हैं BE और DF, ये क्या है? बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ कि DF बराबर है किसके? BE के, BE के। इसका कारण लिखना पड़ेगा आपको। कारण क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। तो मैं लिख देता हूँ समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। ये इसका आपको कारण देना पड़ेगा।
चलिए ये इसके बराबर है और ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं कि ई एफ ये डी बी के बराबर है। तो ई एफ बराबर डी बी। इसका भी सेम कारण लिखना पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज की समभुज है। और एक चीज हमें सर्वांग सिद्ध करने के लिए दो त्रिभुज को सर्वांग करना है, तो उसके लिए हमें तीन चीजों को बराबर करना होता है। तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, कोण एफ बराबर कोण बी, कोण एफ बराबर कोण बी। अब इसका कारण क्या हुआ कि देखिए ये दोनों कोण बराबर क्यों हैं? क्योंकि समांतर जो चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर भी हमें ये लिखना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इसलिए तीन चीजें बराबर हो गई। यहां पर ये है भुजा एस और ये है एंगल। तो एस ए एस नियम से मैं लिखूंगा एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हुए? सर्वांग सम। तो मैं लिख दूंगा त्रिभुज बी डी ई सर्वांग सम है त्रिभुज एफ ई डी के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। इसी प्रकार जैसे हमने त्रिभुज नंबर 1 और 2 को सर्वांग सम किया, इसी प्रकार 2 और 3 को कर सकते हैं और फिर उसके बाद 3 4 को इस तरह से हम कर सकते हैं। तो हम एक त्रिभुज को सर्वांग सम कर देंगे, बाकी आगे हम ये लिखेंगे कि इसी प्रकार। तो अब हम लिख देंगे कि इसी प्रकार जैसे कि हमने त्रिभुज 1 और 2 को सर्वांग सम किया है, उसी तरह से 2 और 3 ये भी क्या है? सर्वांग सम है। इसी तरह से 2 और 4 ये भी सर्वांग सम है। तो हम ज़्यादा पूरा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसी प्रकार 2 और 3, जिसका नाम क्या है? इसका हम नाम लिख देते हैं। तो ये हो गया एफ ई डी, यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज एफ ई डी सर्वांग सम है त्रिभुज 3 नंबर के। तो 3 नंबर का नाम क्या है? वो हम लिख देते हैं ई एफ सी। तो ये हो गया ई एफ सी। और इसी प्रकार त्रिभुज नंबर 2 और 4 ये भी सर्वांग सम है। तो इसका नाम लिख देते हैं 2 नंबर का एफ ई डी त्रिभुज एफ ई डी सर्वांग सम है त्रिभुज 4 नंबर के। 4 नंबर का नाम जो है वो हम लिख देते हैं डी ए एफ। तो ये हो गया डी ए एफ। तो इस तरह से चारों जो त्रिभुज है वो क्या हो गया? आपस में सर्वांग सम हो गए, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर सर्वांग सम है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। 2 नंबर 3 नंबर सर्वांग सम है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। 2 नंबर और 4 नंबर ये भी क्या है? सर्वांग सम। तो चारों आपस में क्या हो गए? सर्वांग सम है। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि चारों त्रिभुज सर्वांग सम है, त्रिभुज सर्वांग सम है। तो ये हम लास्ट में लिख देंगे। तो ये हो गया इसका उदाहरण नंबर 7। मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है किस तरह से आपको इसको सिद्ध करना है। चलिए इसके बाद में हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 8। चलिए अब शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 है, बहुत ही सिंपल उदाहरण है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि एल एम और एन 3 समांतर रेखाएं हैं। तो ये एल एम एन ये इस तरह से 3 समांतर रेखाएं हैं। जो तिर्यक रेखा P और Q, तिर्यक रेखा कौन सी है? ये तो है P और ये है Q, ये तिर्यक रेखा है द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित है। यानी कि तीनों जो समांतर रेखाएं हैं इनको ये तिर्यक रेखा क्या है? प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए एल एम और एन रेखा P पर समान अंतखंड AB और BC काटती है। तो कौन सा है? AB ये जो भाग है और BC ये नीचे वाला ये बराबर है। अब ऊपर वाला ये और नीचे वाला ये बराबर है, इसका मतलब B क्या है? मध्य बिंदु हुआ। क्योंकि किसी भी लाइन हो, कोई भी रेखा, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। ये एक लाइन है, इसका नाम मैंने A B रखा, बीच का पॉइंट C ले लिया। अब मैं आपको ये कहूं कि ये भाग और ये भाग बराबर है, यानी ये इतना AC बराबर क्या है? BC। तो आप ये कह सकते हो कि सर इसके अंदर जो बीच का बिंदु है वो उसको हम मध्य बिंदु कहेंगे। तो ये क्या हुआ? C क्या हुआ? मध्य बिंदु। तो इसी तरह से यहां पर है, अगर ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग बराबर है तो B है वो क्या है? बीच का बिंदु है, इसलिए तो ऊपर नीचे का भाग बराबर है, तो B को हम मध्य बिंदु कहेंगे। चलिए आगे दर्शाइए कि एल एम और एन रेखा Q पर भी समान अंतखंड DE और EF काटती है। DE और EF कौन सा? देखिए ये तो है DE और नीचे वाला है EF, यानी ये दोनों
बराबर हमें सिद्ध करने हैं। ये दोनों बराबर कब होंगे? अब देखिए ये दोनों बराबर है, इसका मतलब बी मध्य बिंदु है। बी मध्य बिंदु है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ऊपर वाला भाग नीचे वाला बराबर है। अगर इन दोनों को बराबर करना है तो हम ये कहेंगे कि ई क्या होना चाहिए? ई मध्य बिंदु होना चाहिए। ई अगर मध्य बिंदु होगा तो हम कह सकते हैं ऊपर वाला भाग डी ई और नीचे वाला भाग ई एफ, ये दोनों बराबर होंगे। इसके लिए हमें करना क्या होगा? ई को मध्य बिंदु बनाने के लिए, अब ये दोनों भाग तो बराबर है तो बी मध्य बिंदु पहले से दिया गया है। बी के बाद में हमें जी को मध्य बिंदु बनाना है और जी के बाद में हम ई को मध्य बिंदु बनाएंगे। ई को अगर मध्य बिंदु बना देते हैं तो इसका मतलब ऊपर नीचे का भाग बराबर है, तो लास्ट में ये सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमें दिया गया है, हमें दिया क्या है? हमें दिया गया है कि ए बी बराबर बी सी, ये हमें दिया गया है। ए बी और बी सी दोनों बराबर है। मैं लिख सकता हूं कि ए बी बराबर बी सी, ये हमें दिया गया है। और तीन समांतर रेखाएं एल एम और एन, तो मैं लिख सकता हूं तथा एल समांतर एम समांतर एन, यानी ये तीनों रेखा आपस में समांतर है, ये हमें दिया गया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? तो देखिए सिद्ध हमें करना है कि डी ई और ई एफ बराबर है, यानी कि डी ई बराबर ई एफ लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? आपको देखिए ए एफ, ये जो ए एफ है, ये ए एफ में आपको क्या दिख रहा है? इधर एक त्रिभुज और इधर एक त्रिभुज। एक तो त्रिभुज ये देखिए ये बन रहा है और एक इधर की तरफ त्रिभुज बन रहा है। तो प्रमेय नंबर जो 8.10 है उससे हम इसको सरल करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए उत्पत्ति में, उत्पत्ति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि बी है वो मध्य बिंदु है। क्यों है? क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला भाग बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं कि बी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। क्यों है? क्योंकि हमें दिया है कि ए बी और बी सी बराबर है, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा ए बी बराबर बी सी, ये दोनों बराबर है इसलिए बी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। आगे ये भुजा है, इस त्रिभुज की बात करें, सॉरी यहां पर हमें लिखना है त्रिभुज ए सी एफ, ये त्रिभुज लेंगे पहले, त्रिभुज ए सी एफ में यहां पर ये आपको लिखना है। इस त्रिभुज के अंदर बी जो है वो भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, तो ये बी मध्य बिंदु हो गया। उसके बाद में ये जो लाइन है और नीचे वाली ये दोनों क्या है? आपस में समांतर, क्योंकि ये पूरी इसके समांतर है। तो मैं लिख सकता हूं ये और ये समांतर है, या ऐसे लिख सकते हैं कि एम समांतर एन है। चलिए मैं लिख दूंगा यहां पर बी जी समांतर सी एफ, तो यहां पर हम लिख देते हैं तथा बी जी समांतर सी एफ, सी एफ। ये समांतर क्यों है? क्योंकि ये एम समांतर एन है, एम समांतर एन, एम और एन दोनों रेखाएं समांतर है, तो इसके छोटे छोटे भाग है वो भी समांतर होंगे। तो अब मध्य बिंदु, सॉरी प्रमेय नंबर 8.10 क्या कहती है कि कोई भी त्रिभुज, हम एक त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में अगर ये मध्य बिंदु है, ये क्या है? मध्य बिंदु, और ये रेखा, ये दोनों समांतर है और ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से जाने वाली जो समांतर रेखाएं हैं वो सामने वाली भुजा है उसको भी दो बराबर भागों में काटती है, यानी ये दोनों भाग भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये प्रमेय नंबर 8.10 में लिखा गया है। तो हम क्या लिखेंगे? अब प्रमेय 8.10 के अनुसार हम ये लिख सकते हैं, 10 के अनुसार हम ये लिख सकते हैं कि ये मध्य बिंदु है और ये रेखा समांतर है, तो आगे वाला भी क्या होगा? जी मध्य बिंदु होगा। तो मैं लिख दूंगा जी भुजा, जी कौन सी भुजा का मध्य बिंदु है? तो वो लिख देंगे ए एफ का, भुजा ए एफ का मध्य बिंदु होगा। जी क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया। चलिए इस त्रिभुज में हमने सरल कर लिया। अब त्रिभुज इधर वाला ये लेंगे, ये त्रिभुज जिसका नाम हम ए एफ डी लिखते हैं। तो मैं लिख दूंगा यहां पर पुनः त्रिभुज ए एफ डी में। अब इधर वाले त्रिभुज की बात करें तो ये रेखा और ये रेखा समांतर है। क्यों है? क्योंकि एर और एम बड़ी बड़ी जो भुजाएं हैं ये समांतर है, तो इसके छोटे छोटे भाग भी समांतर हो गए। तो जी ई
समांतर AD लिख सकते हैं। और साथ ही G क्या है, मध्य बिंदु है, ये हमने अभी सिद्ध किया। तो मैं लिख दूंगा कि G AF का मध्य बिंदु है। G भुजा AF का मध्य बिंदु है। ये तो हो गया मध्य बिंदु, और ये दोनों समांतर है, GE और AD। GE समांतर AD क्यों है? क्योंकि L और M समांतर है, L समांतर M। जब बड़ी बड़ी भुजाएं बराबर होती है तो उसके छोटे छोटे भाग भी बराबर होते हैं। चलिए, G है वो इसका मध्य बिंदु है AF का, ये हो गया मध्य बिंदु, और ये दोनों समांतर है। तो जब दो समांतर रेखाएं हो किसी त्रिभुज में और एक मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु से जाने वाली जो समांतर रेखाएं हैं वो सामने आगे जाके जहां पर कटेगी दूसरी भुजा पे, वहां पर क्या करेगी कि भुजा है उसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं प्रमेय कौन सी के अनुसार, प्रमेय 8.10 के अनुसार, प्रमेय 8.10 के अनुसार, इसके अनुसार ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या होगा, बराबर। तो DE बराबर EF, DE बराबर EF, ये दोनों भाग बराबर है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग बराबर है। इसका मतलब E क्या है, मध्य बिंदु है। तो मैं लिख सकता हूं अतः E भुजा कौन सी भुजा का है, DF का मध्य बिंदु है। तो DF का मध्य बिंदु है। तो यहां पर ये सिद्ध हो जाएगा। तो मैंने आपको इसमें दो उदाहरण बताए हैं, उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8। उम्मीद करता हूं कि आपको ये उदाहरण है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।